अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इजी मैथ्स एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, मैथमेटिक्स की 10th की तैयारी नहीं है और वो चाहते हैं कि वो पास हो जाएं, तो वो किस तरह से तैयारी करें कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाएं और छोटी हो के वो पास भी हो जाएं। उसके लिए आपने करना ये है, सबसे पहले बेटा आपने फुल बुक के MCQs करने। ओके, MCQs ऑफ बुक, ओनली बुक के MCQs करने हैं, कोई एक्स्ट्रा MCQs नहीं करना। सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज में जो MCQs दिए गए हैं वो आपने बेटे अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। आपके यहाँ से हो जाएंगे 15 मार्क्स का पेपर, आपका जो है ना वो यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए अब आपके जो 10th के 13 चैप्टर हैं, ठीक है, मोस्टली MCQs जो हैं वो 10 MCQs पहले 7 चैप्टर में से आ जाते हैं और 5 MCQs जो हैं वो आगे वाले जो हैं 6 चैप्टर उनमें से आते हैं। आपने करना ये है, सारे के सारे बुक के MCQs अच्छे तरीके से याद कर लें, विदाउट ऑप्शन याद करें ताकि MCQs में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, दूसरा जो है वो आपकी पेपर में एटलीस्ट 9 डेफिनेशंस होंगी। तो ये डेफिनेशन में यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे तो ये याद कर लें, ठीक है, चाहे अगर आप ये नहीं करना चाह रहे बुक वाली याद कर लें जो बुक की रिव्यू एक्सरसाइज में दी गई। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशन देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में है जी 1, 2, 3, 4 एंड 5 डेफिनेशन है। इन 5 में से एक डेफिनेशन मोस्टली पेपर में आ जाती है। आपने डेफिनेशन याद करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कैसी इक्वेशन होती है? एन इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax plus bx plus, अगर आप चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं। इक्वेशन इन विच वेरिएबल है मैक्सिमम पावर 2 एंड नो अदर हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी कर सकते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ये x वाला पार्ट नहीं होता उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मींस के x स्क्वायर होता है और कांस्टेंट पार्ट होता है और इक्वल टू 0 होती है। ऐसी इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, रेसिप्रोकल इक्वेशन, इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x। जब हम x को 1 ओवर x से रिप्लेस करते हैं और इक्वेशन अनचेंज्ड रहती है उसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 1। रेडिकल इक्वेशन, ये भी इक्वेशन की एक टाइप होती है। इस साइन को रेडिकल साइन कहते हैं बेटा, बस ये याद रखना है। और इस साइन के नीचे अगर x वेरिएबल a b c कुछ भी लिखा हो और साथ में उसमें इक्वल का साइन भी हो तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन। इक्वेशन इन विच एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन। और इसकी एग्जांपल लिखिए, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। आगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है भाई? पावर। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये 5 डेफिनेशन हो गई जी पहले चैप्टर से। आगे मूव करें, चैप्टर नंबर 2 से डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें। चैप्टर नंबर 3 में अच्छा, इस एक ही आपने ये जो वीडियो है, इस एक वीडियो को देखने का फ़ायदा ये होगा कि आपका ऑलमोस्ट 45 टू 50 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी डायरेक्ट वेरिएशन। सच ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स such that increase in one quantity causes increase in the other quantity। मेन बात ये है कि ये तरतीब आपने याद रखनी कि दो वेरिएबल के दरमियान such a relation between two variables that increase in one quantity causes increase in other quantity then it is called, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे लिखी है, y is directly proportional to x। ओके, इनवर्स वेरिएशन, ऊपर वाली सारी की सारी वर्डिंग सेम रहेगी। सच अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज, इंक्रीज की बजाय ये जो सेकंड इंक्रीज लिखा था उसकी बजाय डिक्रीज लिख देंगे तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी यहाँ पे लिखी, ये आपने मेंशन भी करनी। ज्वाइंट वेरिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इज कॉल्ड ज्वाइंट वेरिएशन। मींस के डायरेक्ट वो होता है जिसमें y और x सामने सामने लिखे होते हैं। इनवर्स वो होता है जिसमें y ऊपर लिखा होता है और x नीचे लिखा होता है, अपोजिट लिखे होते हैं। अगर ऐसा हो कि y के सामने भी कुछ लिखा हो और फिर उसके नीचे भी कुछ लिखा हो एक ही वेरिएशन में, तो उसे हम कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन। और ये वेरिएशन का सिंबल होता है, ये वाला सिंबल जो है ये वेरिएशन का होता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इज कॉल्ड
ज्वाइंट वेरिएशन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, इसे हम कहते हैं y इज ज्वाइंटली प्रोपोर्शनल टू x एंड z। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंटो डिविडेंडो, चैप्टर नंबर 3 में से 4 डेफिनेशन है जो यहाँ पे मैंने आपको बताई है। कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम क्या है? इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, देन बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू होगा c प्लस डी ओवर c माइनस डी। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये बताती है कि a और b को आपस में प्लस करें और फिर a में से b को माइनस करके इसको डिवाइड करें, या c प्लस d को प्लस करें और c में से d माइनस करके इन दोनों को डिवाइड करें। इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना 4/3 इज इक्वल टू 20/15, ओके। अब मैं लिखता हूँ 4 + 3 7 और over 4 - 3 1, this will be equal to 20 + 15 that will be 35 and 20 - 15 that will be 5। ये जो नई आपके पास वेरिएशन, ये नया रिलेशन बना है उसमें इक्वलिटी इफेक्ट नहीं होती। 35 को 5 पे डिवाइड करें तो भी 7 ही बनता है, तो ये इक्वलिटी इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। एक्चुअल में ये इसका पर्पज है इस थ्योरम का। नेक्स्ट देखें जी रैशनल फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 4 में से भी कोई 4 पॉइंट डेफिनेशन है बेटा। अ फ्रैक्शन n of x over d of x where d of x not equal to 0 is called। यहाँ तक आपने हर एक में जितनी भी अब मैं आगे डेफिनेशन बताऊंगा हर एक तीनों में यही लिखना है। अ फ्रैक्शन n of x over d of x not equal to 0 is called a rational fraction if n of x and d of x both are polynomial। अगर ऊपर भी और नीचे भी दोनों पोलिनोमियल लिखे हों तो उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? रैशनल। आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 से आया होगा वो इसकी एग्जांपल हो, ठीक है। जो मर्जी क्वेश्चन आया हो पेपर में वो रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल हो। प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन n of x over d of x is called proper fraction if degree of n of x is less than, important thing is there, less than degree of d of x is called the proper fraction। एग्जांपल आसान सी लिखी मैंने यहाँ पे 1 over x plus 1, this is called an improper fraction। next proper fraction, sorry। next is improper fraction। a fraction n of x over d of x is called improper fraction if degree of n of x is greater than or equal to, important thing is there, degree of n of x is greater than or equal to degree of d of x। अच्छा ये n और d मैंने इससे यूज किए, n को न्यूमिनेटर कहते हैं, d को डिनोमिनेटर कहते हैं, इसलिए जो ऊपर लिखा है वो न्यूमिनेटर है, जो नीचे लिखा है वो डिनोमिनेटर है। इसकी एग्जांपल अगर आप ये याद कर लेते हैं 1 over x plus 1, तो जो इम्प्रॉपर है उसमें ऊपर भी x होगा नीचे भी x होगा, तो x over x plus 1 दिस विल बी द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। और दोनों की डिग्री सेम हो सकती है, मींस के ऊपर भी x की पावर 1 है नीचे भी x की पावर 1। अच्छा जी आगे पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन। पार्शियल फ्रैक्शन पूरा चैप्टर अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना हो, टीचर को देखा हो बोर्ड की तरफ, तो आपने देखा होगा कि शुरू में एक फ्रैक्शन होता है और एंड में हम उसके 2-3 फ्रैक्शन बना के उनको प्लस माइनस की फॉर्म में लिख के हम कहते हैं कि ये आंसर। इसे कहते हैं कि डीकम्पोज करना, तोड़ना, गिवन फ्रैक्शन को तोड़ना। डीकम्पोजिशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शन इनटू सम और डिफरेंस ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। कि अपने गिवन फ्रैक्शन को तोड़ के 2, 3, 4 फ्रैक्शन के सम या डिफरेंस में लिख देते हैं, तो उसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई आइडेंटिटी की। एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की एग्जांपल के डेफिनेशन तो आपने ये याद करनी है। आइडेंटिटी कैसी ऐसी इक्वेशन होती है कि उसमें इक्वल के वो दोनों साइड पे हम जो भी वैल्यू एक्स की पुट करें तो वो दोनों साइड को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसी इक्वेशन को आइडेंटिटी कहते हैं, ओके। और कंडीशनल इक्वेशन इसके अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना x + 1 इक्वल टू यू कैन से दैट 4 फॉर एग्जांपल। अब ये कंडीशनल इक्वेशन है। कंडीशनल इक्वेशन इसे इसलिए कहते हैं, इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये ठीक होगी, क्योंकि 3 में 1 प्लस करें तो 4 आता है। x की जो मर्जी वैल्यू 3 के अलावा पुट करेंगे ये इक्वेशन रॉन्ग होगी, ये कभी भी ट्रू नहीं होगी, ओके। तो आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन होती है। अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल इसे मैं आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ तो मैं इसे लिख दूंगा x + 1 इज इक्वल टू यू कैन से दैट 4 - 3 + x, ओके। तो अब ये आइडेंटिटी बन गई है। दोनों साइड पे जो मर्जी x की जगह पुट करते जाएं, दोनों साइड की वैल्यू सेम आएगी, ओके। अच्छा आगे देखें जी, आइडेंटिटी के बाद इस चैप्टर में भी यही डेफिनेशन थी। चैप्टर 5 में से डेफिनेशन ना करें जी, छोड़ दें। चैप्टर 6 में से बहुत ज्यादा डेफिनेशन है, छोड़ दें। अगर की हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चैप्टर 6 की डेफिनेशन ज्यादा होती हैं, एक डेफिनेशन आती होती है बोर्ड के पेपर में। चैप्टर 7 में कुछ डेफिनेशन यहाँ मैंने निकाली है। कौन कौन सी है जी? नंबर 1 इज एंगल।
एंगल क्या होता है जी, टू नॉन कोलिनियर रेज, ऐसी इसे रे कहते हैं भी, जिसके एक साइड पे एरो होता है, मैथ में उसे रे कहते हैं। ओके, दो ऐसी रेज जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है लेकिन वो नॉन कोलिनियर, मींस कि एक लाइन में नहीं जा रही होती बल्कि एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, इनके दरमियान जो कर्वी लीनियर पाथ होता है, जो कर्वी लीनियर मेजरमेंट होती है, कर्व की मेजरमेंट, दैट इज नोन एज द एंगल। ओके, एंगल क्या होता है, टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। इस तरह से आप इसकी डायग्राम बना देंगे कि भाई इसे एंगल कहते हैं, दो रेज हैं, इनके दरमियान में ये जो कर्व में मेजरमेंट करते हैं, दैट इज एंगल। नेक्स्ट जी, सेक्साडेसिमल सिस्टम, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इन दिस सिस्टम। अच्छा, ये एंगल जो है ये मेजरमेंट है और हर मेजरमेंट का कोई ना कोई यूनिट होता है, तो एंगल को मेजर करने के कुछ यूनिट हैं। एक दो सिस्टम है, एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम वो होता है जिसमें एंगल को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में मेजर करते हैं। ओके, अब ये बड़ी बहस है कि मिनट और सेकंड तो टाइम के होते हैं, एक्चुअली वो भी एंगल के यूनिट होते हैं। एक्चुअली डिग्री इज आल्सो द यूनिट ऑफ टाइम। ओके, उसे हमने एंगल कह दिया हुआ है। ये डिबेट है बड़ी, तो अभी नहीं की जा सकती, लेकिन आपने डेफिनेशन याद करनी है कि ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा है जी सर्कुलर सिस्टम, होता है जिसमें एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, इस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। ओके, इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। अच्छा, इसमें रेडियन क्या होता है जी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1 रेडियन इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बनाते हैं एक सर्कल, इस सर्कल का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस, हमने वो रेडियस यहाँ पे ले लिया। फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, तो हम एक धागा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर तक धागे को काटेंगे और फिर उस धागे को पेस्ट कर देंगे इसकी बाउंड्री के ऊपर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो धागा यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। अब जहाँ पे खत्म होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये जो है ये कर्व की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ये सीधी सीधी रेडियस की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। अब जो सेंटर पे एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी 1 रेडियन। इस एंगल को क्या कहेंगे, 1 रेडियन के इक्वल होगा। ओके, कि ऐसा द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये जो आर्क, इसे आर्क कहते हैं भाई, ये इस कर्व को आर्क कहते हैं। अगर इस कर्व की लेंथ रेडियस के बराबर हो तो जो सेंटर पे एंगल बनता है, दैट एंगल विल बी 1 रेडियन। अब इसको वर्डिंग में कैसे बनाना है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is 1 radian if arc length is equal to the radius of the circle। नेक्स्ट देखिए जी, इस चैप्टर में जो दो और डेफिनेशन है जी आ जाती होती हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों आंख पे बनते हैं, दोनों क्या बनते हैं, ह्यूमन आई पे बनने वाले एंगल होते हैं। अब हमने ये बात समझनी कि ह्यूमन आई पे बनने वाला एंगल आई के साथ तो बनेगा, लेकिन एंगल बनाने के लिए तो दो रेज होने चाहिए, तो एक हमने फिक्स कर दिए, ये बिल्कुल इसके सामने, और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। द एंगल, अच्छा, एंगल बनना की इंग्लिश क्या होती है, द एंगल सबटेंडेड। ओके, यहाँ पे लिखा है द एंगल सबटेंडेड, एंगल जो बनता है कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पे। इसी तरह ये बनाया द एंगल सबटेंडेड कहाँ पे, एट आवर आई विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारी आई पे तो बने, लेकिन बने किसके साथ, हॉरिजॉन्टल। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन वी आर सीइंग अबव द लाइन, जब हम इस लाइन से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और सेम डेफिनेशन नीचे ले आएंगे, द एंगल सबटेंडेड एट आवर आई विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन वी आर सीइंग बिलो द लाइन। अगर हम इसी लाइन से नीचे की तरफ देख रहे होंगे तो जो एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी, लास्ट कुछ ईयर में डेफिनेशन तो नहीं है, ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहता है जी, डिफाइन कर दो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये 3 है बेसिकली तो ये 3 और 4 7 होती हैं, लेकिन आपकी बुक में ये 3 ही लिखी हुई हैं, तो आप इन्हें याद कर लें जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 जो है ना, ये आइडेंटिटीज याद कर लें, इसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आगे है जी चैप्टर नंबर 8। मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, मीन्स जब वीडियो बनाऊंगा तभी मैं इसको बता दूंगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है जी, यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक डार्क सर्कल है, कोई डार्क बॉल है आपके हाथ में, उसे पॉइंट कह देते हैं आप, और उस पॉइंट का नाम बी रखते हैं, और नीचे एक लाइन सेगमेंट है, जिस लाइन सेगमेंट का नाम आप रखते हैं ए। अब इसके ऊपर अगर कोई आप टॉर्च जलाते हैं, ओके, इसके ऊपर टॉर्च लाते हैं तो इसका साया कहाँ पे बनेगा भाई, नीचे वाली लाइन पे या जमीन पे, ये नीचे जो भी हमने कागज रखा है उसके ऊपर बनेगा। ओके, अब अगर ये हमारे हाथ में पॉइंट है, जो नीचे नजर आएगा वो भी क्या होगा, एक पॉइंट ही होगा। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन
P on the line AB is the point. यहाँ पे भी इसका साया भी जमीन के ऊपर क्या होगा, एक पॉइंट ही होगा जिसका नाम हम रख देते हैं C। लेकिन हम ये C कौन सा पॉइंट होगा कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए हम ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, जो इसके साथ 90 का एंगल बनाए नीचे वाले जमीन के साथ, या आप पेज कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो इसका जो फुट होगा, इसका जो कॉर्नर होगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे कि दैट पॉइंट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट। इसका साया जमीन के ऊपर भी एक पॉइंट ही होगा। इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है जी, एक लाइन अगर हमारे हाथ में एक लकड़ी है और नीचे हमारी जमीन के ऊपर हमने उसका साया देखना है, ऊपर हमने उसके ऊपर टॉर्च ला दी है। अच्छा, इसका साया क्या क्या बनेगा जी, आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। हमारे हाथ में लकड़ी है तो जमीन के ऊपर भी हमें कोई सीधी लाइन ही लकड़ी ही नजर आएगी, तो हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन CD ऑन द लाइन सेगमेंट AB इज द पोर्शन EF। इस नीचे वाली लाइन का जो पोर्शन है वो EF हमें नजर आएगा साए में, और वो होगा क्या, C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उन दोनों के दरमियान जो आपके पास एरिया होगा दैट विल रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन। ओके, इसकी आपने चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू से डेफिनेशन पढ़ लेनी है, मैंने वर्डिंग आपको समझा दी है, इसी को तरतीब दे के आपने लिख दें। जीरो डायमेंशन क्या होता है जी, हम इस लाइन को, ये जो CD लाइन है, हम इस लाइन को घुमा देते हैं और इस तरह का बना देते हैं, और ऊपर से हम टॉर्च जलाते हैं। अब जब हम नीचे जमीन के ऊपर देखेंगे साया, तो जमीन के ऊपर हमें लाइन नहीं नजर आएगी बल्कि पॉइंट नजर आएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मैथ्स में कि ये जीरो डायमेंशन मीन्स के उस लाइन की लेंथ को खत्म कर दिया, लेंथ को जीरो कर दिया, डायमेंशन उसकी खत्म हो गई है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वर्टिकल लाइन सेगमेंट CD ऑन लाइन सेगमेंट AB इज द पॉइंट E विच इज ऑफ जीरो डायमेंशन। के ऊपर तो लाइन है, नीचे एक पॉइंट हमें नजर आ रहा है E, जो कि किसी भी लेंथ का नहीं है, उसकी डायमेंशन क्या है, जीरो। ओके, आगे देखें जी चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशन। सर्कल, सर्कल इज अ लोकस, लोकस कहते हैं पाथ को। कैसा पॉइंट, ये जो है ना पॉइंट एक पाथ के ऊपर चल रहा होगा, और वो पाथ कैसा होगा, वो पाथ ऐसा होगा कि वो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा, ठीक है। कि हम कोई फॉर एग्जाम्पल एक घोड़े को एक रस्सी से बांध देते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ भाई तो इस सर्कल में घूम, यहाँ पे घूमता रहे, तो वो रस्सी अगर फिक्स रहती है, उसकी लेंथ अगर फिक्स रहती है, तो आपके पास ये जो बनेगा, उसका पाथ बनेगा घोड़े का, वो एक सर्कल बनेगा। इसी को आपने यहाँ पे लिख देना है, अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सर्कल। नेक्स्ट क्या है जी, रेडियल सेगमेंट, सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का जो लाइन सेगमेंट होता है, सेंटर से बाउंड्री तक। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है और इस सर्कल को सेंटर से बाउंड्री तक हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, इस लाइन सेगमेंट को कहते हैं रेडियल सेगमेंट। आगे होता है जी रेडियस, लेंथ ऑफ द रेडियस, इसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर लेते हैं तो वो एक नंबर आता है और उसे कहते हैं रेडियस कहते हैं। ओके, चैप्टर 9 से ऑनवर्ड, 8 से ऑनवर्ड जितनी भी डेफिनेशन है, हर डेफिनेशन की डायग्राम आपने जरूर बनानी है भाई, कि रेडियल सेगमेंट क्या है, रेडियस क्या है। नेक्स्ट है जी सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। हमने एक सर्कल बनाया और उसका रेडियस r था, हमने इसकी सारी की सारी बाउंड्री की लेंथ को मेजर की और उससे नाम दे दिया, दैट इज नोन एज द सर्कमफेरेंस। मींस के बाउंड्री का नाम ही सर्कमफेरेंस होता है, बाउंड्री की जितनी लेंथ होती है। नेक्स्ट है जी आर्क, ए पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, हमने सर्कल की बाउंड्री का कोई एक पार्ट कट कर लिया। ये जो हम कंपास से लगाते होते हैं, कंपास का एक ही काम है कि वो आर्क लगा सकता है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट पे रखते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, दैट इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल। कॉर्ड क्या होती है जी, तो हमने सर्कल बनाया और सर्कल की बाउंड्री के कोई से दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा दिया, तो इसे हम कहते हैं कॉर्ड। कोई से दो पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन करा दिया, दैट इज नोन एज कॉर्ड। डायमीटर क्या होता है जी, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम ये दो पॉइंट्स की बजाय ये तीन पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, कि एक ये पॉइंट, एक सेंटर और एक बाउंड्री का दूसरा पॉइंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ द। और सबसे बड़ी वाली कॉर्ड होती है सर्कल में, बाकी सारी कॉर्ड इससे छोटी होती है। अच्छा, अब एक और डेफिनेशन है जी यहाँ पे आर्क के रिस्पेक्ट से, माइनर आर्क और मेजर आर्क। हम दो तरह की आर्क बना सकते हैं भाई, हम एक छोटी सी आर्क बनाते हैं वो ये बनती है, हम एक बड़ी आर्क बनाते हैं वो ये बन जाती है, ये दोनों ही आर्क हैं। अगर आर्क जो है हाफ सर्कल से छोटी हो तो उसे कहते हैं माइनर आर्क, और अगर हाफ सर्कल से बड़ी हो तो उसे क्या कहते हैं, मेजर आर्क। इसी लाइन को आपने वर्डिंग में लिख देना है अगर आती है डेफिनेशन जी, माइनर आर्क किसे कहते हैं और मेजर आर्क। एन आर्क विच इज लेस देन सेमी सर्कल इज माइनर आर्क, और अगर ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज मेजर आर्क। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है जी, सेगमेंट अ पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन ए कॉर्ड एंड आर्क। आपने ये सर्कल बनाया, उसके अंदर एक कॉर्ड बनाई, जब कॉर्ड आपने बनाई तो उसने इस तरह से दो सर्कल के पार्ट कर दिए, ठीक है। एक इस तरह से होगा और एक इस तरह का नीचे पार्ट है, इसे कहते हैं जी सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक तरफ इसके कॉर्ड होती है
और दूसरी तरफ इसकी क्या होती है, आर्क होती है। इन दोनों के दरमियान जो पोर्शन होता है सर्कल का उसे क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अच्छा आगे आएंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल, अ पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क। आप इस तरह से भी काट सकते हैं जी सर्कल को के दो रेडियस काटें और एक आर्क को काट लें, जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है, उसको हम मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ओके, कि दो साइड पे रेडियस होगा और एक साइड पे क्या होगी, आर्क होगी। रेडियस की प्लूरल फॉर्म को रेडियाई कहते हैं, तो इसलिए टू रेडियाई डबल आई के साथ लिखा है, टू रेडियाई एंड एन आर्क, दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान जो सर्कल का पोर्शन होगा दैट इज नोन एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अच्छा आगे बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जब भी हम कोई सर्कल बनाते हैं तो हमें उसके लिए एक पेज चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये पेज बना लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अब इस सर्कल को ड्रॉ करने से इस पेज के ना दो पार्ट्स हो गए, एक वो पार्ट है जो सर्कल के अंदर है और एक वो पार्ट है जो सर्कल के बाहर। और पेज को मैथ्स में प्लेन कहा करते हैं, पेज को मैथ्स में क्या कहते हैं भाई, प्लेन कहते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द प्लेन इनसाइड द सर्कल इंक्लूडिंग द बाउंड्री, और बाउंड्री को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लें तो जो पार्ट जो बनता है इस पेज का, इस प्लेन का, उसे कहते हैं इंटीरियर। द पार्ट ऑफ द सर्कल आउटसाइड द बाउंड्री एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द। अगर हम बाहर वाला इसको कह देंगे, एक ही डायग्राम बनाओगे और इसको कह दोगे कि ये एक्सटीरियर है और इसको कह दोगे कि ये क्या है, इंटीरियर। ये हो गई जी आपकी चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशन। आगे थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन आएंगी जी। चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशन, टेंजेंट टू ए सर्कल, a line that touches the boundary of the circle at one point only is called tangent to the circle। ये सर्कल है जी, यहाँ से एक, इसे लाइन कहते हैं जी जिसके बोथ साइड एरो होते हैं। इसे लाइन कहते हैं जिसके दोनों साइड पे एरो नहीं होते बल्कि जिसकी दोनों साइड एंड हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये याद रखना है आप। ओके, चैप्टर नंबर 9 में जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी लाइन सेगमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। लाइन की सिर्फ ये दो ही डेफिनेशन है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। बाकी लाइन साइन कोई नहीं, लाइन सेगमेंट जहाँ भी लिखना है लाइन सेगमेंट जरूर लिखना, अदरवाइज मार्क्स आपका कटेगा। अ लाइन दैट टचेस द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एट वन पॉइंट, एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल। सीकेंट ऑफ द सर्कल क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, इस तरह से कट करती हुई पास करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं जी, सीकेंट ऑफ द सर्कल। ये भी लाइन होती है, इसके भी बोथ साइड एरो होती है। नेक्स्ट है जी लेंथ ऑफ टेंजेंट। इट इज माइक, जब भी आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ करना होता है तो सर्कल से बाहर कोई एक पॉइंट बताया जाता है, दिस पॉइंट इज नोन एज द गिवन पॉइंट। आपको बताया जाता है कि कहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ करना। अब आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, आपको एक गिवन पॉइंट बताया जाएगा कि ये गिवन पॉइंट है, यहाँ से आपने टेंजेंट ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, इस पॉइंट पे टच करेगी। दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब होगा क्या, एक गिवन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इन दोनों के दरमियान जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसकी लेंथ को क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इट इज मेजर्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन, साथ में डायग्राम आपने बना देनी है खूबसूरत सी। और डायग्राम जब भी बनानी है सर्कल कंपास से बनाना, ये मेरी तरह नहीं बनाना भी कि कभी आपका ओवल बन रहा है और कभी सर्कल बन ही नहीं रहा, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 की सेम डेफिनेशन वही है जो चैप्टर नंबर 9 में है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चैप्टर नंबर 12 की तरफ आए जी। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 3 है जी। कौन कौन सी है, सबसे पहले है जी सेंट्रल एंगल। सर्कल के अंदर दो तरह के एंगल बन सकते हैं, एक एंगल वो होता है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है, एक एंगल वो होता है जो सर्कल की बाउंड्री पे बनता है, सर्कमफेरेंस पे बनता है, ठीक। जो बाउंड्री पे बनता है उसे सर्कम एंगल कहते हैं, जो सेंटर पे बनता है उसे सेंट्रल एंगल कहते हैं। डिफाइन कैसे करना है, अगेन वही डागे एंगल बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एंगल सबटेंडेड, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। कि अगर ये आर्क है भाई, आर्क, ठीक है, ये आर्क के हमने कॉर्नर पॉइंट लिया और उनको सेंटर से बना दिया, तो इसकी हम कहते हैं ये आर्क की वजह से एंगल बन रहा है, तो कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। और सेम डेफिनेशन नीचे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफेरेंस और बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कम। डायग्राम साथ में जरूर बना देनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अ कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड साइक्लिक इफ अ सर्कल कैन पास थ्रू इट्स फोर वर्टिसेस। इसकी डायग्राम आपने कैसे बनानी है, पहले आपने एक सर्कल बनाना है और फिर सर्कल के अंदर आपने एक इस तरह की फोर साइडेड डायग्राम आपने बना देनी है और इसको नाम दे देना है भाई ए बी सी और डी का, और साथ में डेफिनेशन लिखनी है। A quadrilateral is called cyclic। quadrilateral को cyclic कब कहते हैं, if a circle can pass through its four vertices, अगर वो उसके कॉर्नर से
कोई ना कोई सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो उसके चारों कॉर्नर को टच करता हुआ पास करे तो क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन डायरेक्ट है, मीन्स कि पहले क्वाड्रिलेटर बनानी है फिर सर्कल बनाना, लेकिन जब आपने इसकी डायग्राम बनानी है तो पहले सर्कल बना देना है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना देनी है भी इस तरह से, दैट इज नोन एज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। आगे देखें जी, चैप्टर नंबर 13 में कुछ डेफिनेशन है जी। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है जी? अ सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन इज कॉल्ड द सर्कमस्क्राइब। ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है जी। ये जो ऊपर हमने ड्रॉ किया यही सेम आपने नीचे ड्रॉ कर देना और कहना है ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इनस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है जी? ऐसा सर्कल जो किसी भी जो डायग्राम है या उसके अंदर बने, उस सर्कल को क्या कहते हैं? इंस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, इसकी डायग्राम नहीं बनती होती, मोस्टली बच्चे नहीं बना सकते, तो इंस्क्राइब्ड सर्कल को रहने दीजिए। ठीक है, डायग्राम रहने दीजिएगा, डेफिनेशन जरूर लिखिए। आगे क्या है जी? अ सर्कल विच टचेस थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, जो तीनों साइड्स को टच करता है, दैट इज नोन एज द इंस्क्राइब्ड सर्कल। और इस सर्कल के रेडियस को इंस्क्राइब्ड रेडियस कहते हैं, सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन कोई भी आ सकती है, इन सेंटर कर दो, उसके लिए भी इंस्क्राइब्ड सर्कल ही करना है और कह देना है इसके सेंटर को इंस्क्राइब्ड सेंटर कहेंगे और इसी के रेडियस को क्या कह देंगे? इन रेडियस कहते हैं। एस्क्राइब सर्कल क्या होता है जी? एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की एक साइड को बाहर से टच करे और बाकी दो एक्सटेंडेड साइड को अंदर से टच, मीन्स के दो साइड को बढ़ा देते हैं और एक साइड को बाहर से टच करते हुए, ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं जी? एस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं, सर्कल की साइड पे बनने वाला। अ सर्कल विच टचेस वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एक्सटर्नली, एक साइड को बाहर से टच करता है, एंड अदर टू एक्सटेंडेड साइड, अब उनको टच तो कर नहीं सकता इसलिए उन साइड को बढ़ा देते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं और टच करते हैं और कहते हैं जी दिस सर्कल इज नोन एज द एस्क्राइब्ड सर्कल। अच्छा, मैंने थोड़ी सी स्पीड में बनाई है ताकि हम एक ही वीडियो में ये सारा काम कर सकें। चैप्टर नंबर 13 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने करने हैं जी, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन विद ईच साइड 3 सेंटीमीटर। आपको बताया गया है जी एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन ऐसी डायग्राम को कहते हैं जिसकी 8 साइड्स होती है। ठीक है, ऐसी डायग्राम जिसकी 8 साइड्स होती हैं उसे कहते हैं ऑक्टागन। तो ये ऑक्टागन का मतलब है इसकी साइड्स हैं 8 और पेरीमीटर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ईच साइड। तो इसका आंसर बनेगा जी 8 × 3, सो आंसर विल बी 24। साथ में सेंटीमीटर जरूर लिखना है जी। मैथ के जो टीचर हैं, जो फिजिक्स के टीचर होते हैं, वो यूनिट ना लिखे हों तो माइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। पेंटागन किसे कहते हैं जी? ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसे पेंटागन कहते हैं। विद ईच साइड 5 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे लिखना है जी n 5 है और लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाता है जी? 25 सेंटीमीटर मिल गया। ये तीन एक क्वेश्चन है, 3 4। अच्छा, राइट फार्मूला फॉर सेंट्रल एंगल ऑफ n साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। वो कहता है जी अगर कोई पॉलीगॉन इस तरह की बनाए, हम n साइडेड पॉलीगॉन बनाए, ठीक है, इसके सेंट्रल एंगल का, सेंटर सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा? इसे कहते हैं जी इसका सेंट्रल एंगल। अगर कोई भी साइड को इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना तो ये जो एंगल बनेगा दैट है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये सारे सेंट्रल एंगल। तो क्या करते हैं जी 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं 360 को, तो जो आंसर आता है दैट विल बी द सेंट्रल एंगल। नेक्स्ट जी, डिवाइड एन आर्क इनटू 2 और 4 इक्वल पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। एक आर्क ड्रॉ करनी है, यहाँ पे कंपास रखना है, यहाँ पे कंपास रखना है, एक आर्क ऊपर लगानी है, एक नीचे लगानी है, फिर यहाँ पे कंपास रख के दूसरी साइड पे एक आर्क ऊपर एक नीचे लगानी और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। आर्क के हो जाएंगे जी 2 पार्ट्स। ठीक है, फिर वही काम यहाँ पे करना है, यहाँ पे कंपास रखना है इस पॉइंट पे, एक आर्क ऊपर एक नीचे लगानी है, फिर इस पॉइंट पे कंपास रख के एक ऊपर एक नीचे लगानी, तो ये इस आर्क के हो जाएंगे 3 पार्ट्स। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क ऊपर एक नीचे लगानी है, यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क ऊपर एक नीचे लगानी है और इनको आपस में ज्वाइन कर देना है, तो ये इसके 4 हो जाएंगे। ठीक है, यही आपके 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 में, इन्हें कर लीजिएगा तो पेपर में आ जाएगा। अच्छा जी, नाउ चैप्टर नंबर 17, कन्वर्ट पाई ओवर 4 रेडियन इनटू डिग्री। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। आगे आपका पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 180 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, कन्वर्ट 15 डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपने नंबर को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगर क्वेश्चन में पाई दिया हुआ है तो बस ये याद रखना है कि पाई नीचे आना है। ठीक है, अगर पाई नहीं दिया हुआ तो पाई ऊपर आना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है जिसमें ये तुक्का नहीं चलता, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में चल रहा है। अच्छा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180, पाई को खत्म नहीं करना भाई, यहाँ पाई आंसर में भी लिखना है और यहाँ पे कैंसिलेशन कर देंगे। 15 1 और 2 30 होते हैं, तो ये आ गया जी 15 पाई ओवर 12 रेडियन विल बी आंसर।
What is the radian measure of the central angle by an arc 50 centimeter on a circle of radius 25 centimeter? अब इसमें हमारे पास जो है ना वो तीन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है। वो कौन कौन से हैं जी? तीन वेरिएबल। व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल? एक तो हमने फाइंड आउट करना है एंगल क्या होगा, दूसरा हमें बताई गई है आर्क, और तीसरा हमें बताया गया रेडियस। इन तीनों का रिलेशन जो होता है ना, एंगल को थीटा कहते हैं, आर्क की लेंथ को एल कहते हैं, और रेडियस को आर कहते हैं। इन तीनों का जो रिलेशन होता है वो एक फार्मूला में मिलता है, और वो फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, इस फार्मूला के अंदर जो दो दिए गए, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि याद रखनी। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? थीटा इज इन रेडियन। ओके, कि थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन। अच्छा, जो बच्चे देख रहे हैं अभी वीडियो आगे, क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे स्किप करता जाता हूँ। इसको देख लें जी। फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन अब भी तीन चीजें, एक आर है, एक एल है, और एक थीटा। हमने एल इज इक्वल टू आर थीटा ही यूज करना है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपने नंबर को पाई ओवर 180 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब रेडियन में कन्वर्ट होगा तब फॉर्मूला लिख देंगे एल इक्वल टू आर थीटा। एल की जगह लिखना है अभी बेटे 56, आर हमने फाइंड आउट करना है, आर का पता नहीं है, थीटा की जगह लिख देना है जी पाई ओवर। ठीक है, अब 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 56 मल्टीप्लाई 4, पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करके डिवाइड कर देंगे। आगे कैलकुलेटर का काम है जी, कैलकुलेटर आपको बता देगा 56 को 4 से मल्टीप्लाई करो, पाई पे डिवाइड करो तो क्या आंसर है। ओके, एक क्वेश्चन ही यहाँ मैंने सिलेक्ट किया, रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है जी cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आंसर हमारे पास आ जाता है 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाता है? राइट हैंड साइड। ये मैं यहाँ पे मैंने हिंट भी लिख दी है, एक और यहाँ पे, बल्कि मैंने सॉल्व भी किया हुआ है अभी यहाँ पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर होता है। सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, मींस के जब इसको उल्ट करके लिखते हैं तो ये कॉस बन जाता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 1, विच इज इक्वल टू राइट। What is the circular measure of the angle between hands of the watch at 3 o'clock? लें जी, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है जी, इस जो क्लॉक होता है वो एक्चुअल में एक सर्कल होता है, और सर्कल में हमें पता है कितनी डिग्रीज होती है? 360। और हमें ये भी पता है कि 360 को हमने 12 इक्वल घंटों में डिवाइड किया था, 12 1 2 3 4 5 7। ठीक है, तो हमने क्लॉक में एक्चुअल में 360 डिग्री को कितने घंटों में डिवाइड किया? 12। 360 को 12 पे डिवाइड करेंगे, हमें चाहिए 3 बजे तक का एंगल, मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। लेकिन उसने हमें कहा होगा कि सर्कुलर मेजर बताओ। सर्कुलर मेजर का मतलब है कि रेडियन में बताओ। ठीक है, 90 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में ही कर देता हूँ। यहाँ पे 90 को पाई ओवर 180 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 9 2 18 हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया जी? पाई ओवर 2 रेडियन विल बी आंसर। नेक्स्ट देखें जी, कन्वर्ट इंटू डिग्रीज। 3, यही मैंने कहा था कि 2-3 क्वेश्चन है जिनमें वो तुक्का नहीं लगता, इसलिए आपको याद करनी पड़ती है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180 ओवर पाई। ठीक है, अब 3 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, पाई पे डिवाइड करना है, कैलकुलेटर बता देगा क्या आंसर है। 4.5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, ताकि आपको ना ये दोनों चीज़ें याद रहें कि रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या करना है? रेडियन से डिग्री में जाना है, मींस के ये अगर करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई। और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, इस तरह से डिग्री से रेडियन में आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जी, पक्के इन्हीं में से आना है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो आपने ये 6-7 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेने। फाइंड द रेंज ऑफ दिस। रेंज होता है जी XM माइनस X0, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दो। इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू होगी जी 15,000 और सबसे छोटी वैल्यू होगी 11,500। लें जी, माइनस करें, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अच्छा आगे बी पार्ट है, यही फार्मूला, यहाँ पर सबसे बड़ी ढूंढे सबसे छोटी ढूंढे, दोनों को माइनस कर। एक ही क्वेश्चन करना है जी ज्योमेट्रिक मीन का। बेटा आपने 248 का ज्योमेट्रिक मीन निकालें। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है जी x1 x2 x3। 3 वैल्यूज हैं तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, और 3 है तो उसका क्यूब रूट ले लें, 4 है तो फोर्थ रूट ले लें, 5 है तो 5वां रूट ले लें, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, 3 है, तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट लेंगे, 64 का क्यूब रूट दैट इज द 4। 3 लाइन का जी क्वेश्चन है, आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक का मीन का फार्मूला होता है n ओवर समेशन 1 ओवर x। n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, काउंट करो जी कितनी, 1 2 3 4, ऊपर 4 लिख दिया, नीचे वैल्यूज का रेसिप्रोकल करके सम करना है, इसका मतलब होता है सम।
तो रेसिप्रोकल 12 का 1/12 होगा, 5 का 1/5 होगा, 4 का 1/4 होगा, 8 का 1/8 होगा, और इन सबको सम करेंगे, नीचे सबको डिवाइड करके 1 पे, ये है 1 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, ऊपर 4 ही लिखा रहेगा, नीचे इनको सम करेंगे, जो भी आएगा उस पर डिवाइड कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाय दिस, तो आपके पास जो होगा दैट विल बी द हार्मोनिक। अच्छा, अरिथमेटिक मीन के 4-5 क्वेश्चन है जी। फॉर्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन, सबको प्लस करो, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दो, दैट विल बी द आंसर। ध्यान से देख के इक्वल का साइन लगाना है, कहाँ पे इक्वल का लगाया है मैंने वहीं पे लगाना है, अपनी मर्जी से कहीं पे इक्वल ना लगा दीजिएगा, स्टार्ट में भी लगा देते हैं, दरमियान में भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर को गुस्सा आता है कि इसे मैथ लिखना नहीं आता। यहाँ पे भी आपने जी मीन फाइंड आउट करना है, सबको प्लस करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना है, एक ही स्टेप में ये काम करना होता है। नंबर वैल्यूज को प्लस पहले कर देते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड बाद में करते हैं, नहीं, ऊपर नंबर ऑफ वैल्यूज को प्लस, नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करके लिख दो साथ ही, ठीक है, कुछ नहीं घिस जाता, पेन की स्याही ज्यादा नहीं लगती। अच्छा, इसमें भी यही है जी, द मार्क्स ऑफ गेम फाइंड द एवरेज मार्क्स, एवरेज भी मीन को ही कहते हैं जी, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है जी, ये 1 2 3 4 फ्रीक्वेंसी तो नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये पहला स्टूडेंट है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, रोल नंबर है, और नीचे उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, सबके मार्क्स को प्लस करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है, वही फॉर्मूला जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया। आगे इसके भी ये सैलरीज हैं जी, बताया गया होगा, सैलरीज है और एवरेज सैलरी बताएं, सबको प्लस करेंगे और 1 2 3 4 5 पे डिवाइड करते हैं, ठीक। आगे आते हैं जी, फाइंड द मीडियन, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, 2-3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है मीडियन के, दोनों में से एक पेपर में आ जाता होता है। अरेंज, सबसे पहले क्या मीडियन के लिए डाटा को अरेंज करना पड़ता है, अरेंज करने के लिए क्या करेंगे जी, छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ अरेंज कर लेते हैं, 79 लिखेंगे, 82 86 92 93, मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2h12। अच्छा, ये मैं दोनों क्वेश्चन एक ही फार्मूला से कर रहा हूँ, मैं आपकी बुक वाला वो फार्मूला यूज नहीं कर रहा, दोनों क्वेश्चन एक ही फार्मूला से कर रहा हूँ, n+1/2h वैल्यू ये याद कर लो, ये टीएच वैल्यू का मतलब है, ये हमें सिर्फ फार्मूला हमें बताएगा कि कौन सी वाली वैल्यू मीडियन है, ठीक है। तो आपने n की जगह 1 2 3 4 और 5 पुट करना है, 5+1/2, 5+1 6, 6/2 क्या होगा 3। अब 3 के साथ टीएच तो लिख नहीं सकते, तो थर्ड वैल्यू, इसका मतलब है कि ये आंसर नहीं है, बल्कि डाटा को जो अरेंज किया उनमें तीसरी वाली वैल्यू हमारा आंसर है, और तीसरी वैल्यू क्या बनती है 86, ठीक है। आगे देखें जी, इसका भी मीडियन निकालना है, डाटा को अरेंज कर दिया, छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ होके अरेंज हो गई, मीडियन का फार्मूला लगाया n+1/2h वैल्यू, फार्मूला लगाया तो वो बन गया भी 6 वैल्यू है, 6+1/2 7/2, ये बन गया 3.5 वैल्यू। 3.5 वैल्यू का मतलब है तीसरी और चौथी वैल्यू का एवरेज निकालो, 3.5 वैल्यू का मतलब है तीसरी और चौथी वैल्यू का एवरेज, ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी वैल्यू है, ये चौथी वैल्यू, इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 3.5 वैल्यू बन जाएगी, 2.5 और 2.7 के दरमियान वाली वैल्यू, ठीक है, दैट विल बी 2.6। थर्ड प्लस फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव अस द 3.5 वैल्यू। अच्छा, आगे जी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में एक ही क्वेश्चन सबसेट क्या है जो रिव्यू एक्सरसाइज में दिया हुआ है, कर लीजिएगा कि इसके सबसेट बनाने हैं। सबसेट होता है जी, छोटे छोटे कितने सेट बना सकते हो, या वही सेट आपने लिखना होता है। छोटा इसमें से एक खाली सेट बना सकते हैं, एक ए का सेट बना सकते हैं, एक बी का सेट बना सकते हैं, और या ए और बी दोनों का सेट बना सकते हैं। स्टार्ट में और एंड में ब्रैकेट नहीं लगा देनी, वो पावर सेट की होती है, 8 क्लास से आपको याद होता है अच्छे, स्टार्ट में ब्रैकेट लगानी है, एंड में नहीं लगानी है, ठीक है। अच्छा, सबसेट का उसके बाद शो दिस बाय वैन डायग्राम, एक ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया जी वैन डायग्राम का, जो रिव्यू में है वही करना है आपने। इसको ना ये जो साइन है सबसेट का, इसको ना लेस देन से कंपेयर कर लें, इसका मतलब है ए छोटा है और बी बड़ा होना चाहिए, तो बी बड़ा सर्कल बना दोगे, उसके अंदर ए छोटा सर्कल बनाओगे, और ए को डार्क कर दोगे, ए के ऊपर शेड कर दोगे, और यहाँ पे बता दोगे ए इंटरसेक्शन बी को हमने इन लाइन से रिप्रेजेंट किया है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाए, ठीक। अच्छा, आगे जी, राइट द डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट जरूर लिखनी है जी आपने, कि आपके पास 3 सेट होने चाहिए, ए बी और यू, ए भी यू का सबसेट होना चाहिए, बी भी यू का सबसेट, यू यूनिवर्सल सेट होता है, मीन्स के ये कोई यूनिवर्स हमारी है और यूनिवर्स के अंदर अंदर ये बी लेने, ठीक है। ये नहीं कि हमने नंबर वाला ले लिया और बी हमने जो है वो अल्फाबेट ले लिया, और यूनिवर्स में है ही सिर्फ नंबर, अल्फाबेट है ही, तो ए और बी दोनों कहाँ से होनी चाहिए, सेम यूनिवर्स से होने चाहिए। तो क्या होगा जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आगे ये कुछ क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी बच्चे, क्योंकि ये 40 मिनट की वीडियो हो गई है। राइट टू बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन का मतलब है एल और एम को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए पेयर बनाने, ए और 3 का पेयर, ए और 4 का पेयर, बी और 3 का पेयर, बी और 4 का पेयर, सी और 3, सी और 4 का पेयर, ठीक है। जो सेट्स हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते, सिर्फ पेयर बनाते हैं कि अच्छा ये इससे हो सकता है, ये इससे हो सकता है, ये इससे, सारे पॉसिबल पेयर लिख देते हैं, वो हमारे पास एल क्रॉस है।
उसमें से अपनी मर्जी के 2-3 पेयर लिख के R1 बना दोगे कि ये पहला बाइनरी रिलेशन, अपनी मर्जी के 2-3 उठा के लिख दोगे R2 में, कहोगे ये R2। ठीक है। अच्छा, सम कुछ क्वेश्चन में क्या देता होता है भी इसकी डोमेन और रेंज भी लिखो। बता देता हूँ जी, डोमेन क्या होती है? डोमेन होता है सेट किसका? पहले एलिमेंट का। डोमेन R1 की होगी A, और रेंज क्या होता है जी? दूसरे एलिमेंट का सेट। रेंज क्या होगी जी? दूसरा एलिमेंट उठा लोगे, उसका सेट बना दोगे, दैट विल बी रेंज। आगे देखें जी। अच्छा, ये 5.4 के क्वेश्चन है, बता रहा हूँ जी। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व किए भी हुए हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड से हो गया ये ऊपर कर देता हूँ कि आप इसे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन ये करने ज़रूर हैं जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक। अच्छा, ये 5.1 के कुछ क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये आपने करने हैं। a इज इक्वल टू एन हो, b इज इक्वल टू डब्ल्यू हो, तो आपने किस तरह से ये फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, a माइनस बी किस तरह से करना है और b माइनस ए का आंसर क्या होगा, ये आपने यहाँ पे देख लिया। x ये हो, y ये हो, तो x माइनस वाई क्या होगा, y माइनस एक्स क्या होगा। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ जी, बता देता हूँ। माइनस में आपने सिंपल ये करना है, 4 माइनस 4 से कैंसिल हो गया, 8 माइनस 8 से कैंसिल हो गया, 12 माइनस 12 से कैंसिल हो गया, और 16 माइनस 16 से कैंसिल हो गया, और 20 माइनस 20 से कैंसिल। ये कैंसिल हो गए। पहले सेट में जो बच जाएंगे वो आंसर होंगे, ये याद है। जो पहले सेट में, दूसरे सेट वाले नहीं लिखने, पहले सेट में जो बच जाएंगे दैट विल बी आंसर। 2 बच गया, 6 बच गया, 10 बच गया, 14 और 18, 2 6 18 10 14 एंड 18 ये बच गए, दैट विल बी आंसर ऑफ एक्स माइनस। ठीक है, माइनस का आंसर हमेशा पहले सेट से लिखते हैं, दूसरे सेट से नहीं लिखते। कैंसिल करते जाइएगा लिख के एलिमेंट्स और आंसर आ जाए। यूनियन में दोनों को कंबाइन करके एक सेट बना देना है जी। इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट लिख लेने हैं जी। 4 है दोनों में, 9 है दोनों में, वो इंटरसेक्शन में आ गया। यूनियन अगर करना है, ये यूनियन का सिंबल होता है और उल्टा यू इंटरसेक्शन का। ठीक, तो आपने यूनियन में कंबाइन करके यूनाइट करके एक सेट बना देना है। इंटरसेक्शन में दोनों में से कॉमन एलिमेंट लिखना। अच्छा, आगे देखें जी। हाउ कैन वी पार्ट। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं किया जी, मैं यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये वाले क्वेश्चन करने हैं। ये है कहाँ से जी, बता देता हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज है जी, चैप्टर नंबर 4, ये पूरी करनी है एक्सरसाइज, कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, दोनों रिव्यू से आने और कहीं से नहीं आने। ठीक है, तो ये दोनों आपने कर लेने रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट में जी चैप्टर 3 में ऑल पार्ट ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करें। उसके जो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे कर लें। 5 तो मैंने ऊपर करवा दिए आपको डेफिनेशन, बाकी के कुछ क्वेश्चन 4 या 5 रह गए हैं, वो आपने कर लेंगे, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में क्या करना है जी, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 से लेकर 12 तक करना है, और चैप्टर 2 में से एक काम और करना है जी। ठीक है, एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका है जी, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करनी। ठीक है, पहला नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देना, वो नहीं करना। 2.3 है उसका करना है जी क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। 2.4 का करना है जी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 2.5 का करना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 2.6 का भी करना है जी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और 2.7 में से कुछ नहीं करना, 2.8 में से भी आपने कुछ नहीं करना। ये सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपका चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में क्या करना है जी, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर लेने हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू से ही सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर आप ये सारी तैयारी हो जाती है, इसके बाद भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है 1.1 का, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेना है 1.3। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन कर लेने हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर के कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। ये इस बुक का जो है ना वो लास्ट ईयर है, इसके बाद जो है ना वो आपको इस बुक के बहुत कम जो है वो वीडियोस वगैरह अवेलेबल हुआ करेंगी, क्योंकि बुक चेंज हो जाएगी। अब आपने करना ये है बेटा कि अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आप 2-3 दिन लग जाएं, सिर्फ यही पार्ट कर लें जो मैंने बता दिए हैं, जो मैंने, हाँ एक और जी जाते जाते याद आ गया, चैप्टर नंबर 12 के 3 थ्योरम, पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 थ्योरम आपने कर लेने हैं। ठीक है, ये 3 थ्योरम आपने रट लेने हैं। एक थ्योरम के ऊपर लगेगा कोई 1 घंटा भी लगता है ना, 3 घंटे लगा लें, कोई बात कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 2 12 के थ्योरम नंबर 1 2 और 4।
ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप 1-2 घंटे लगा के 8 नंबर का पक्का तैयार कर लेते हैं और पता है कि इन 3 में से आना ही आना है, तो फिर क्या इसमें है मतलब कि नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, इतने डम तो नहीं होते हैं। अगर नहीं आ रही समझिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप इसको याद करें, रट्टा लगा। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना चाहते जी, आप वीडियो को निकाल के देख लें कि चैप्टर नंबर 12 का पहला, दूसरा और चौथा थ्योरम किस तरह से। ओके, वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ताकि फर्स्ट ईयर में भी आपको मैं इसी तरह से गाइड करता रहूँ, शॉर्टकट्स आपको बताता हूँ। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।